आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दोस्त सुल्तान भारती। सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों को आदाब। दोस्तों, जब से ये संक्रमण काल चल रहा है, वैश्विक आपदा चल रही है कोरोना की, दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई, आबादी पर बहुत फर्क पड़ा। हमारे जैसे प्रगतिशील देश में, भारत जैसे प्रगतिशील में और एशिया के तमाम पूरी दुनिया के देशों में काम धंधे बैठ गए, लोग तबाह रहे, परेशान रहे। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम हमारे देश में कोरोना आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई संक्रमित हुआ है तो वो मीडिया है। बहुत से लोगों ने तो दूरी बना ली, देखना बंद कर दिया न्यूज़ को, क्योंकि जो सच देखना चाहते हैं वहाँ सच नहीं मिलता, कन्फ्यूज़न मिलता है। सच को इस तरह जलेबी बनाकर पेश कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बीच में सच कहीं दुपक कर बैठ जाता है और पता ही नहीं लगता कि कहाँ है, क्या है इसमें। इसलिए ऊब कर लोगों ने प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले इस शक्तिशाली माध्यम से अपनी दूरी बना ली। सोचिए, कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, लेकिन क्या कभी यानी मीडिया वहाँ तक पहुँच पाता है? अगर पहुँच भी पाता है तो सच को उस शक्ल में, क्लासिक शक्ल में ले आकर हमारे सामने पेश कर पाता है? शायद नहीं। वजह क्या है? क्या वजह सिर्फ इतनी है कि मीडिया के बड़े बड़े भीष्म पितामह सत्ता के प्रति अपने कर्तव्य, वफादारी और आस्था से बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी आंखों के सामने, उनके कैमरों के सामने सच का चीरहरण हो रहा है और कोई भी मधुसूदन बचाने नहीं आता। कहाँ से आएगा? इन्होंने अपनी भूमिका ऐसी क्यों बना ली है? उसके बाद कहते हैं सच पर पहली नज़र, हर खबर पर पहली नज़र। सच दिखाते हैं हम। कहाँ दिखाते हो भैया? आपके पड़ोस में कोई मौत होती है, आप सोचते हैं कि इसके पीछे तो 4 बच्चे अनाथ हो गए, बहुत गरीब परिवार था, शायद ये खबर ब्रेकिंग न्यूज में आई, नहीं खबर में है, वो खबर में भी नहीं आती, वो खबर लावारिस कर दी जाती। और अगर पास कॉलोनी का कोई कुत्ता भी मर जाए तो वो खबर बन जाती है। ब्रेकिंग खबरें आजकल ऐसी आती हैं कि आपका दिल ब्रेक हो जाए, दिमाग ब्रेक हो जाए। हम ये सोचते हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो सच के लिए परेशान आदमी जो चाहता है पूरी दुनिया के खबरों के साथ सुबह उठते ही फ़ोन पर वो अपडेट हो जाए या टीवी पर अपडेट हो जाए, उसका क्या हासिल होता? हम तो सच के कभी नज़दीक भी न जा पाते। लेकिन एक तीसरा मीडिया भी है, पुलिस मीडिया। हालांकि बहुत से सोशल मीडिया के मित्र वो जो हैं पुलिस के साथ सांठगांठ करके ही सारा सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन एक इसके बावजूद पुलिस की अपनी मीडिया है, पुलिस की अपनी जांच प्रणाली, वो तो सारे ही मतलब मीडिया को फेल कर देने वाली है। न सोशल मीडिया उनका मुकाबला कर सकता है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न प्रिंट मीडिया। जो वो जांच करके लाते हैं वही फाइनल होती है, वही प्रमाणित होती है, वही क्लासिक होती है, वही सच होता है। बताता हूँ आपको कैसे। पुलिस के पास शांति, सुरक्षा और अमन, शांति, सुरक्षा और अमन, सारी चीज़ें उनके डंडे में लिपटी होती हैं। वो जहाँ जिसको क्या कहते हैं ज़रूरत होती है, जितना उतनी शांति दे देते हैं, उतनी सुरक्षा दे देते हैं, उतना प्रोटेक्शन दे देते हैं, बांटते रहते हैं चीज़। और किस तरह देते हैं, उनकी जांच कैसे होती है, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। अभी जून के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है सैफी परिवार के साथ। अब्दुल समद सैफी या फराज सैफी नाम से सज्जन है, उनका बेटा लेके आता है, क्योंकि 70 वर्षीय उनके पिता सैफी साहब को
रास्ते में कुछ लोगों ने पकड़ लिया, ले गए घर, उनकी अच्छी तरह कुटाई पिटाई की और आखिर में उनकी दाढ़ी काट ली। दाढ़ी काटने की खबर जब उनकी कम्युनिटी में पहुंची तो जाहिर सी बात है कि रोष होना स्वाभाविक था। रोष हुआ लोगों में। और उसके बाद में जब वो थाने गए तो बताया जाता है कि ऐसे उनका ही बयान एक बार शुरुआत में आया सैफी साहब का, कि वहाँ एक पुलिस अफसर ने यह भी कहा कि दाढ़ी कट गई तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, अब तो आपके चेहरे को ताज़ी हवा, भरपूर हवा मिल रही है। यानी पुलिस वालों की नज़र में दाढ़ी जो होती है, सबकी दाढ़ी नहीं, एक वर्ग विशेष की दाढ़ी जो होती है वो ताज़ी हवा आने के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा अटकाती है, और वो रोड़ा उनका दूर हो चुका था। इसलिए उनको अपनी शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, उस चीज़ पर नहीं देखना चाहिए, इस चीज़ पर बल्कि खुशी मनानी चाहिए कि उनके चेहरे में दाढ़ी के कट जाने के बाद में ताज़ी हवा आने के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। और पुलिस ने यह भी बताया कि सैफी साहब ने उनको धन्यवाद दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनकी तफ्तीश का एक और हिस्सा बहुत चमत्कारी था। पुलिस ने ये साबित किया कि ये सांप्रदायिक मामला है ही नहीं, ये असल में भाईचारे वाले उसमें का मामला है जो रंजिश में बदल गया, क्योंकि ये ताबीज़ बनाते थे और ताबीज़ जो है वो रिएक्शन कर गए इनको, उसी के इन्फेक्शन में ये सारे कांड हुए। यानी अब पुलिस ये सब नहीं बता रही कि ताबीज़ से क्या रिएक्शन हुआ था, क्या नुकसान हुआ था, और वो लोग कौन थे जिनको ताबीज़ बनाया था। फिर पुलिस ने उसमें जांच का तीसरा एंगल ये घुसेड़ा कि मारपीट करने वालों में तो 2 मुस्लिम भी थे, जो शायद गंगा जमुनी तहजीब का अपना फ़र्ज पूरा करने के लिए वहाँ चले गए थे कि चलो तुम पिटाई करना, जय श्री राम का नारा हम लगा लेते हैं। सच यहाँ भी जलेबी बनकर रह गया। अब सैफी साहब उनका किस लिए, पुलिस के कहने के मुताबिक जो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, किस लिए शुक्रिया अदा किया, क्या इसलिए कि दाढ़ी कट गई अब हवा उनको प्रॉपर मिलने लगी है, या इसलिए कि सिर्फ दाढ़ी कटी गर्दन नहीं कटी, या इसलिए कि पुलिस जांच न करती तो उम्मेद पहलवान कभी न पकड़े जाते जो इनकी दाढ़ी की आड़ में एक महा विस्फोटक दंगे की योजना बना के आए हुए थे। जबकि सफ़ी इनका क्या कहते, जबकि सलमान ये क्या कहते अपने सैफी साहब का ये कहना है, वो एक बयान में बता रहे हैं कि उम्मीद के अलावा तो हमारा साथ न समाज ने दिया, न मजहब वालों ने दिया, न सोसाइटी ने दिया, न इलाके ने दिया उस वक्त। अब जो आदमी हमदर्दी में सामने आ गया वो आदमी लास्ट में दंगे का मास्टरमाइंड समझा गया उस मामले में, कि दंगा करवाने की योजना बना के आया था। इसलिए उसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया और इस तरह सारे मामले का पटाक्षेप हुआ और एक बहुत दाढ़ी की आड़ में एक बहुत बड़े दंगे की साजिश पुलिस ने खत्म कर दी। शायद इसलिए उन्होंने धन्यवाद दिया हो। इससे आपको इस जांच से झाग तो बैठ जानी चाहिए, लेकिन अभी भी लोग तरह तरह का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जनता को क्या मिला, आपने इससे क्या नतीजा निकाला, मैं बताता हूँ। मुझे तो इससे यह सबक मिलता है कि आगे से अगर आप घर से कहीं बाहर निकल रहे हो और आप लुट गए तो बगैर थाने जाने के, इसके पहले कि आप कांपते पैरों से थाने जाएं, आप अपने आप का आत्ममंथन करें और सोचें कि इसमें आपकी गलती कहीं थी, कहीं आपने कभी आपके घर वालों ने ताबीज़ बना के न दिया और लुटेरा क्रुद्ध होकर आज आपको लूट बैठा, या फिर आप ये सोचें कि आप दूसरे रास्ते से निकल जाते तो आपको लूटपाट नहीं हो, उसकी क्या गलती थी, आप उसके रास्ते में आ गए तो लूटना ही लूटना था, कहीं आपकी गर्दन कट गई। तो पहले आपको मरने से पहले सोचना चाहिए कि आप गर्दन लेकर घर से निकले ही क्यों, उसकी क्या गलती, उसका काम है गर्दन काटना। आपको पुलिस में नहीं जाना चाहिए था, अपनी गलती देखो पहले। अगर आप बैंक जा रहे हैं, लौटते हुए लुट गए तो पैसा लाने की क्या ज़रूरत थी, आप पैसे के बगैर भी काम चलाइए। जैसे कोरोना काल में हज़ारों लोग बगैर पैसे के हो चुके हैं, पैदल हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं अपने गर्दन में पेशतर इसके कि तुम उंगली उठाओ
गैर पर अपनी सीरत का गिरेबान देख लेना चाहिए। और आखिर में इस हालात हाजरा पे जो पुलिस हमें सोचने पर मजबूर कर रही है, एक शेर किसी और का है, मैं आपको बता के दूंगा कि कोई भी आपके साथ लूटपाट हो जाए, मार पिटाई हो जाए, दाढ़ी कट जाए, आपको जो आपके चेहरे पर ताज़ी हवा आने के रास्ते में बाधक होती है, या आपकी गर्दन कट जाए, तो पहले अपनी गलती टटोलिए, उसके बाद नहीं। क्या पता इसके पीछे आप थाने जाएं, एक बहुत बड़े दंगे की साजिश का खुलासा हो जाए और आपका कोई और मददगार अंदर चला जाए इस जुर्म में। और जिन्होंने किया है उनका क्या कहते हैं भाई, ये सारा सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि पुलिस उस फार्मूले पे चलती है कि 100 गुनाहगार बेशक छूट जाए, लेकिन कोई एक बेगुनाह अंदर न जाए। तो इसलिए गुनाहगारों को इतनी जांच परखनलियों से गुजारा जाता है कि आखिरकार पाइपलाइन से जब गुनाहगार बाहर आता है तो बेगुनाह ही होता है। दोस्तों, आखिर में एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मुझे भी मिले। कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे तुम मेरा कातिल? अगर कहीं आपकी गर्दन कट जाए तो आप खुद जाकर ये वहाँ गवाही दे दें कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे तुम मेरा कातिल, तुम मेरे कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। जय हिंद, जय भारत।